नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे महंगा निवाला निकला दिवाला। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के भाव ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में सब्जी मंडी में जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं वह आमजन का रसोई चलाना मुश्किल पड़ता जा रहा है। टमाटर, आलू, हरी मिर्च, मटर सहित अन्य हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सीमित राशि में गुजारा करने वाले परिवारों के लिए महंगाई परेशानी बढ़ा रही है। थाली की जरूरत को पूरा करने की बिना बनी दिक्कत अभी आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है और सूबे की सब्जी मंडियों में प्याज का खुदरा 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं आलू के भी भाव कम होने की बजाय बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दीपावली तक कीमतों में राहत की उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आ रही है। तो क्या किसके भाव? यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ तुम 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो। अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए एक आध साल, 10 साल में 1-2 साल आता है, मिलने तो क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या इनकम टैक्स का रेड होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ये अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अगर ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दो। रिकमा 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की। सरकार है ना सिर्फ शेतकरी को है ना वो मार डालना चाहती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल और उसका 2 रुपये मिल रहा है। तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई और लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है। वो अभी वहाँ खेत में जाओ तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा। सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग बहुत सस्ता खरीदते थे। आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले के अपेक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफी सस्ता था। लेकिन इस अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफी सस्ती खरीदते थे काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफी इंक्रीज हुआ है। टमाटर सर 30 रुपया खरीदे थे, आजकल इस समय देखा जाए 40 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं। 40 रुपया 45 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार है? सर देखिए हम लोग तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और चूंकि इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है तो इस समय देखा जाए तो हम लोग जॉबलेस भी हैं। लेकिन अब इस समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो काफी जो है महंगाई जो है बढ़ गई है। हर सब्जियों का दाम जस्ट दूना हो चुका है। इस समय प्याज 70 रुपये बिक रही है, आलू 40 का बिक रहा है। हरी सब्जियां भी मतलब पहले से काफी महंगी हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार पड़ रहा है? अब आम जनता इससे त्रस्त है, जेब पर भार पड़ रहा है। और भैया क्या चीज महंगा हुआ है? सब चीज महंगी हो गई है। आलू प्याज वही 70 रुपए किलो है। आलू देखिए ये पूछ रहे हैं। हाँ सब जगह है यही है। आलू है, भिंडी है, सब तो सब्जी महंगा है। क्या पढ़ाया क्या खिलाएगा? बहुत महंगी है, इतनी महंगी है कि क्या बच्चों को खिलाएं क्या पढ़ाएं। इतनी महंगाई में 70 रुपए किलो प्याज है, 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो आलू है। बताइए और सब्जियां सब महंगी हैं। प्याज 70 रुपए किलो है, 350 रुपए 300 रुपए पसेरी प्याज मिल रहा है। बताइए 40 रुपए से लगाकर 50 रुपए के बीच में प्याज है और गोली छोटी 35 से 40, 35 से 50 के बीच में टोटल सारा प्याज बिक रहा है। सर देखिए पिछले दिनों की बात करें, आज के 15-20 दिन पहले की, तो यही प्याज जो 40 से 50 बिक रहा है ये 30 रुपए किलो बिक रहा था। और तेजी आने का कारण है जो 40-50 बिक रहा है, कर्नाटक की जो फसल आने वाली थी
अपने अक्टूबर के महीने में आती है, वहाँ बारिश होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। जो प्याज कर्नाटक का दिल्ली आता था वो नहीं आ पा रहा, उल्टा दिल्ली से अपने एमपी से कर्नाटक जा रहा है। वहाँ की फसल खराब है कर्नाटक की। तो आपने सुना स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की मार है, उससे बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार भी हुए हैं, ये भी सब जानते हैं, और लोगों की सैलरियां भी कट कर आ रही हैं, वेतन उन्हें कट के मिल रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं। और इन सब के बीच महंगाई आसमान छूती जा रही है। एक आम आदमी के लिए ये कोरोना काल बहुत मुश्किल का वक्त है। महंगाई से निजात कब मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आमदनी एक तरफ अठन्नी है और खर्चा रुपया बना हुआ है। त्योहारों पर भारी महंगाई की मार देखने को मिल रही है और दिवाली, जिसे कि आप जानते हैं कि बिल्कुल सर पर आ गई है। और इन सब के बीच ये स्थिति है कि प्याज हो या फिर कोई भी सब्जी की बात कर लें, दामों में इजाफा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जहां पर आपने स्थानीय लोगों को सुना, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं सुबह बोलेगा में। महंगाई की मार आप पर किस तरह से पड़ रही है, आप हमसे साझा कर सकते हैं। सुबह बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी हमसे जुड़ रहे हैं। दिलीप यशवर्धन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। MK गरवाल अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। MK गरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सीधे सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी के पास है। दिलीप यशवर्धन जी, त्यौहार का सीज़न चल रहा है, दौर चल रहा है, दिवाली सर पर है, दशहरा बिल्कुल नज़दीक है, और उन सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि महंगाई भी अपनी चरम पर है और आम आदमी पे सीधा असर इस पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे सबसे पहले? इसमें कोई दो राय नहीं रही जी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी की जेबों पे बहुत असर पड़ रहा है। और ये जो स्पेसिफिकली मैं इस समय की बात करूं, इस समय महंगाई बढ़ने के बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। जो कोरोना का एपिडेमिक आया था आपके देश में, इसकी वजह से लेबर्स की भी कमी हुई है, जो मैन पावर है उसकी कमी हुई है, और मैन पावर कमी होने की वजह से मैन पावर महंगी हुई है और बहुत सारी चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, लोडिंग अनलोडिंग बढ़ गई है, लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, मैन पावर महंगी हो गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट वो ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जा रही है। और कुछ कारण ये भी है कि ये जो लॉकडाउन के पीरियड में बिजनेसमैन को नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं उस नुकसान को रिकवर करने के लिए भी चीज़ों की कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा रही है, जिसका सीधा का सीधा असर कंज्यूमर की जेब पे पड़ रहा है। कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं अच्छी हो रही है, लेकिन हमारी जो रूटीन की चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा जीवन रुक नहीं सकता है, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो महंगी होती जा रही हैं। और सबको ये पता है कि वो चीज़ें तो हर कंज्यूमर को किसी भी हाल में खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे वो कर्जा लेकर के खरीदे, चाहे अपनी सेविंग्स को रोक के खरीदे, चाहे अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कम करके खरीदे, पर खरीदेगा ही। तो वो जो नेसेसिटीज़ हैं, वो नेसेसिटीज़ महंगी होती चली जा रही है। उस नेसेसिटीज़ के महंगे हो जाने से बिजनेसमैन अपने पुराने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ देखिए कि महंगाई को कंट्रोल करने का जो सारा दारोमदार है वो देश की सरकार के ऊपर होता है। सरकार की अर्थव्यवस्था में या जो सरकार की ट्रेजरी है उसमें बहुत सारे लीकेज होते हैं। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। वो लीकेज जो फ्री स्कीमों के माध्यम से बढ़ रहा है, जो राशन फ्री में बांटा जा रहा है, जो पैसा फ्री में बांटा जा रहा है, ये पैसा अगर फ्री में नहीं बांटा जा रहा होता तो ये देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता। और आपकी देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो चीजों का दाम अपने आप कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरी की पूरी साइकिल है। जो लोग फ्री में सरकार से चीजें लेते हैं उनको लगता है कि फ्री में मिल रही है उनके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो चीजें फ्री में लेते हैं लेकिन उसका भुगतान दूसरे लोगों को तो भुगतना पड़ता ही पड़ता है, साथ में उन लोगों को भी इनडायरेक्ट रूप से भुगतना पड़ता है। क्योंकि चीजें अगर महंगी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मार्केट से उन चीजों को जाकर के खरीदते हैं, और अगर खरीदते हैं तो उस बढ़े हुए दामों को वो भी पे करते हैं। तो साफ तौर पे दिलीप यशवर्धन जी ने अपना नजरिया रखा। और आरसी इस वक्त दिल्ली से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। आरसी जी, अपनी बात को रखें। आरसी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रखिए। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं ये कहना चाहता था कि ऐसे महंगाई की कोरोना के टाइम पे इतनी जो महंगाई हो रही है, एक तो लोगों की नौकरियां नहीं है, जिनके धंधे बिजनेस से वो चले गए हैं, जो लोन लिया था लोन से
तो रिकवरी वाले परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा फोन करके धमकाते हैं। बताइए जनता कहाँ पे जाए, कैसे रहे। ठीक है आरसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आरसी जी अपनी बात रख रहे थे, महंगाई बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और जिसकी वजह से दिलीप यशवर्धन जी ने भी तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला। हमारे साथ एमके अग्रवाल जी भी है। एमके अग्रवाल जी, जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, सब्जियों के दामों की बात की जाए, या आप अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके समझते हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई हम मंदी के दौर में चलेंगे, मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आपको क्या इसके पीछे की वजह नजर आती है, जिस तरह से ये सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं? देखिए, जो सब्जियों के दाम हमेशा हर वर्ष इस महीने में, अक्टूबर में खास तौर पर और शुरुआती नवंबर में हमेशा दाम महंगे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि पुरानी सब्जियां खत्म होती हैं, नई सब्जियां आने में समय लगता है। आप कभी भी देखें, जब नई सब्जी आती है तो शुरुआती दौर में जो किसान उत्पादन करता, बहुत ही लीडिंग किसान होता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आता है, लोग पुरानी सब्जी की तरफ जाना नहीं चाहते, और चूंकि वो भी खत्म हो रही होती है तो उसकी भी उपलब्धता कम हो जाती है। तो इसलिए सब्जियों के दाम हमेशा आप उठा करके देखेंगे ये बढ़ते रहते हैं। और जहां तक आलू और प्याज की बात रही, ये अब आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो अभी भारत सरकार एक नियम लेकर के आई है, जिसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, कि क्या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, प्रॉपर नहीं है। प्याज को लेकर के आप देखिए, अगर डीरेगुलेशन प्रॉपर होता और इसमें प्रॉपर तरीके से होता तो शायद ये ना हो पाता। आप देखें किस प्रकार से प्याज के दाम कुछ एरिया में क्या होता है। आप शुरुआती दौर में आप देखें, प्याज के दाम 2 रुपए 1 रुपए होते हैं। आज हमें प्याज ठीक है, यहाँ 70 है, कहीं 80 है, कहीं 90 है, कहीं 100 है। इसी तरीके से आलू लखनऊ में 40 से 60 रुपए किलो है, चेन्नई आप चले जाइए 80 से 100 रुपए किलो आलू है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास इन चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश अभी तक प्रॉपर नहीं थी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू उत्पादन वाला राज्य है, लेकिन आप जाकर के देखिए कितना प्रतिशत आलू का उत्पादन होता है जिसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज दे सकते हैं। क्या हम उनको प्रॉपर कीमत देने का वादा कर पाते? एमएसपी लोग जो है शोर मचा रहे हैं। आप सोचिए एमएसपी किस पर है? गेहूं पर, धान मुख्यतः। क्या किसी फल सब्जी पर एमएसपी लागू होता है? अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो ये जो आप देख रहे हैं उत्पादक यानी कि किसान भी वहां पर हार गया। इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो हमारा किसान भी हार गया, उसको भी उपज का दाम नहीं मिला, उपभोक्ता भी हार रहा है, दोनों हार रहे हैं। हम तात्कालिक डिस्कशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम 70 सालों से एक देख रहे हैं कि हमारी ये विसंगति है, उसका सुधार चाहिए। ये कोई किसी के पास, किसी सरकार के पास आलू प्याज नहीं है, किसी के पास पालक टमाटर भिंडी या गोभी नहीं है कि वो यहाँ से निकाल देगा, केवल गेहूं और चावल आपको दे सकता है। तो उनकी कीमत बनी रहती है, लेकिन उसमें किसानों को फायदा नहीं। यहाँ पर किसानों को और जबरदस्त नुकसान है। तो हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से कृषि में इस उतार चढ़ाव को रोकें, किस प्रकार से बिचौलियों का, प्याज के दाम कौन महंगा करके खा रहा है? बिचौलिए खा रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आ पाती। अगर ऑल इंडिया मार्केटिंग वाली स्थिति होती तो महाराष्ट्र में जो एक सिंडिकेट काम करता है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी प्याज का उत्पादन काफी बढ़ गया है, वहां सिंडिकेट काम कर रहा है और उस सिंडिकेट के खिलाफ आप कानूनी रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हमारी चुनौती देखिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे भारत के कंज्यूमर्स को उन्होंने रैंसम पर ले रखा है। ऐसा नहीं प्याज की कमी है, उनको पता है नया प्याज आना है, पुराने प्याज के जो है हमें कैसे दाम बढ़ाकर ले लें और कैसे इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले लें। तो बहुत जबरदस्त इसके पीछे है। फिर आइए बाकी दालों के दाम बढ़े हुए हैं। दालों के दाम क्यों बढ़े? 2 साल पहले दालों के दाम बहुत बढ़े, उसके बाद सरकार ने थोड़ा जागरूकता अभियान किया, दालों के दाम एकदम से घटकर 60 रुपए किलो आ गया। जो दाल आज 125 रुपए किलो में बिक रही है वो 60 रुपए किलो कोई नहीं पूछ रहा था। फिर किसानों को लगा कि दालों को उत्पादन करके हम क्या करें, इसके तो हमें कीमत ही नहीं मिल रही। यानी कि किसानों को जानकारी नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं। दालों पर कोई एमएसपी भी नहीं काम कर रही, थोड़ा बहुत जो काम करता है मूंग पर काम करता है। आप सोचिए दाल की फसल तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, लागत ज्यादा लगती है। जब किसान को घाटा हुआ फिर उसने दाल का उत्पादन कम कर दिया।
तो इसीलिए आवश्यक है कि कृषि में बिचौलियों को कम करिए और इस प्रकार से जरूरी जो शोर मचाया जाता है उस शोर को रोकिए। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि कृषि पदार्थों के साथ खिलवाड़ किया जा सके, किसानों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जिस मैसिव लेवल पे हमको प्याज चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, हम इंपोर्ट से पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। और कोई देश ऐसा नहीं जो हमारी इंपोर्ट की आवश्यकता पूरी कर दे। आज के दिन ये हम इंपोर्ट करना चाहेंगे तो हमें 2 महीना लग जाएगा इंपोर्ट, तब तक नया प्याज आ जाएगा, ये नया आलू आ जाएगा। उपभोक्ता मर गया, किसान मर गया। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि खूब पैदा करेंगे यहाँ पर किसान आलू और प्याज, लेकिन अगर उसमें फिर से ये सुधार नहीं किया गया फिर उनको नुकसान होगा, फिर उपभोक्ता पराजित होगा। कोरोना काल की बात की जा रही है क्योंकि ये भी लॉकडाउन के बाद देखने को मिला, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, लेबर रेट भी बढ़ गई, तमाम चीजें महंगी, इसका भी असर पड़ रहा है साफ तौर पर। फल सब्जियों पर इसका कोई असर नहीं है। आप देखिए किसानी लगभग सामान्य गति से चलती रही। हाँ, खरीदने की कैपेसिटी कोरोना काल के कारण जिनकी आमदनी कम हुई, निश्चित तौर पर वो खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन यदि सामान्य भी आमदनी रहती, कोरोना काल नहीं भी होता, तो 50 रुपए किलो में आलू, 70-80 रुपए किलो में प्याज सामान्य आदमी नहीं खरीद पाएगा। इसको समझना होगा। और ये फल सब्जियों के दाम जो इधर बढ़ रहे हैं, आप देखिए विरोधाभास देखिए, 70 रुपए 80 रुपए किलो में प्याज, 80 रुपए किलो में सेब मिल रहा है, यानी कि सेब वाले को भी तो नुकसान हो रहा है। यानी कोई बैलेंस्ड हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि सेब इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। आप सोचिए 50 रुपए में 2 किलो केला आपको मिल रहा है, 50 रुपए में 2 किलो क्या 1 किलो आलू भी नहीं मिल रहा है आपको। क्या ये दूसरी तरफ का भी विरोधाभास नहीं दिखा रहा है? लेकिन हम उधर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उधर भी तो उत्पादक को नुकसान हो रहा है। पपीता देखिए किस रेट में बिक रहा है, उस रेट में आलू भी नहीं मिल रहा है, उस रेट में पालक भी नहीं मिल रहा है आज के दिन। तो हमें बैलेंस्ड फार्मिंग चाहिए कि किसानों का भी भला हो, उपभोक्ताओं का भी भला हो, और ये बीच बीच में उठापटक होती है ना हो। बिचौलियों को कम से कम इसमें जो है रखा जाए, इनको निकाला जाए मार्केट से। तो बड़ी बात एमके अग्रवाल जी ने कही, एक सिंडिकेट के बारे में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया और इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं महसूस की जाती है। दिलीप यशवर्धन जी, आपने एमके अग्रवाल जी को सुना, साफ तौर पर यह भी आप देखने को मिलता है कि हर जगह सूबे में सिंडिकेट काम कर रहे हैं मंडियों पर, जिसकी वजह से भी कई बार देखने को मिलता है कि महंगाई जो है बढ़ती है और ये किसी से छिपा नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे दिलीप जी? मैं आऊंगा, मैं दिलीप जी। रमेश भागलपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। रमेश जी अपनी बात को रखें। रमेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, रमेश जी से संपर्क टूट गया। दिलीप जी, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं गरवाल साहब की बात से रही जी एकदम पूर्णतः सहमत हूं और ये बहुत सही बात कही उन्होंने। इस देश की ये तस्वीर है, आप देखिए कि वो किसान जो फार्मिंग करता है वो बाजार में अपने प्रोड्यूस को बेचने जाता है तो वो प्रोड्यूस 5 रुपए का होता है, लेकिन जब वो कंज्यूमर तक पहुंचता है तो वो प्रोड्यूस 100 रुपए का हो जाता है। तो ये जो 95 रुपए की महंगाई बढ़ती है वो उसी सिंडिकेट की वजह से बढ़ती है जिसकी बात अभी गरवाल साहब कर रहे थे। और ये अगर सिंडिकेट या बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को फेलिसिटेटर के पद पर रख के काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके फेलिसिटेशन की कहीं कोई जरूरत होती नहीं है। वो एक नेक्सस है, वो नेक्सस फार्मर्स के ऊपर भी कब्जा जमा के बैठा होता है और कंज्यूमर के ऊपर भी कब्जा जमा करके बैठा होता है। और अगेन मैं ये बात कहूंगा कि ये जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं, ये जो डे टू डे की चीजें हैं, पेट भरने की चीजें हैं, इन चीजों पर एक बहुत बड़ा नेक्सस इस देश में काम कर रहा है, जिसको तोड़ने के लिए शायद ये जो भी नया फॉर्म बिल लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उस फॉर्म बिल को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था। अब वो कहां तक कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फॉर्म बिल को जिस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है वो उद्देश्य अगर पूरा हो जाएगा तो चीजों के दाम घटेंगे और फार्मर्स को ज्यादा फायदा होगा। और अगर फार्मर्स को फायदा होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फायदा होगा ही होगा, और ये चीजें महंगाई पर भी इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि ये जो बिचौलियों का एक बड़ा नेक्सस काम करता है, ये चीजों को प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने में महंगाई बढ़ा देने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी सिस्टम है, इस सरकारी तंत्र और सरकारी सिस्टम को अगर इन चीज़ों पर लगाम लगा दे तो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अक्सर आप देखिए कि प्याज की क्राइसिस हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की क्राइसिस हो जाती है, इनफैक्ट क्राइसिस नहीं होती है, वो क्राइसिस क्रिएट करी जाती है और वो क्राइसिस का क्रिएशन भी एक उद्देश्य के तहत होता है और वो उद्देश्य को ही हम लोग ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी कहते हैं। तो उस काला बाजारी की वजह से भी अक्सर चीजें बढ़ती हैं और आज भी जो चीजें मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलती हैं, अगर आप जाकर के देखिए तो बड़े बड़े लोगों के पास वो भंडारण किया गया रखा होगा और उनको जब डिमांड क्रिएट करी जाती है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन चीजों को महंगे रेट पर भेजा जाता है और हमको ये लगता है कि महंगाई बढ़ गई। तो कई बार इनफैक्ट महंगाई बढ़ती नहीं है, मतलब महंगाई के बढ़ने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता है, लेकिन जो वेस्टेड रीजन है, ये जो इलीगल रीजन है, इसकी वजह से भी महंगाई कई बार बढ़ती है। ठीक है, नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, नमस्कार सर। आप ही का चैनल है जो इस तरह के मुद्दे उठा रहा है सर। शुक्रिया शुक्रिया सर। पिछले 40 सालों में सर मैंने तो आज तक इतना दाम बढ़ते हुए नहीं देखा। प्याज और दाल के दाम तो बढ़ते हुए देखे थे, लेकिन आलू की कीमत 50 रुपए किलो हो जाए तो सर ये तो बिल्कुल उससे समझ से परे बात है। और हम लोग सर ज्यादातर इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और महंगाई का आलम सर ये है कि आज की डेट में कोरोना काल में सर जबकि आमदनी है नहीं तो कुछ भी खा पाना मुश्किल हो रहा है सर। यही सरकार जब विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज संसद में आवाज उठाती थी। आज सरकार को महंगाई पर कोई ना बयान दे रही है, ना महंगाई रोक पा रही है। और सर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं कि सरकार ने फ्री में राशन दिया इसलिए महंगा है। सर वो टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, 200 रुपए किलो प्याज हुआ था, तब सर इन्होंने फ्री राशन कहाँ बांटा था, तब कैसे इतना महंगा हो गया था। आज की सरकार को महंगाई और बेरोजगारी से सर कोई मतलब नहीं रह गया है। जनता भूखी मर रही है, मरे, इनको कोई लेना देना नहीं है। केवल चुनाव प्रचार और चुनाव जीत लेना, सरकार बना लेना, बस इनका एक यही मकसद रह गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी हमसे जुड़ने के लिए। उमेश एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जी अपनी बात को रखें। उमेश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी बात को रखिए। हाँ जी, मैं नमस्कार साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई का मैं ये कहना चाह रहा था कि सब्जियों की महंगाई होने का मेन कारण ये है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सब्जियों की महंगाई का मेन कारण ये है कि जो होलसेलर है वो स्टॉक कर लेता है सब्जियों को और महंगे दाम में बाजार में सप्लाई करता है, मंडियों में बेचता है और मॉनिटरिंग और प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है। इसकी वजह से सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। और मुझे ये भी कहना है कि जनता को जनसंख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई और बढ़ेगी, इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। और शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि आम आदमी के लिए इतनी महंगाई क्यों हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सूबे के तमाम जगहों से दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं महंगाई को लेकर, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। उसके बाद जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं ये मुश्किल का सबब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल एम.के. अग्रवाल जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। एम.के. अग्रवाल जी, जैसा कि दर्शक जुड़ रहे हैं तमाम जगहों से और महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, यशवर्धन जी को भी हमने सुना, उन्होंने फॉर्म बिल की बात करी। ये जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये हर साल देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्याज के 200 रुपए किलो तक पहुंच जाती है या उससे बहुत ज़्यादा चली जाती है। ये स्थिति आखिर क्यों बन जाती है? क्या इसको लेकर कोई बिल है? ये रेट को लेकर कोई किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, रोका जा सकता है ताकि कि इस तरह का फ्लक्चुएशन ना हो? इसको लेकर कोई बिल भी आया है? देखिए, इसको प्याज को लेकर या किसी विशेष पदार्थ को लेकर के ऐसा कोई बिल नहीं है। सब्जियों को लेकर खुदरा जो अभी तक की स्थिति है वो ये है कि जो 3 तरह की बातें आई हैं। पहला ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नए बिल में की गई है, जो नया एक्ट बन चुका है। दूसरा, ऑल इंडिया मार्केटिंग की बात की गई है। तीसरा, जो 2 तरह की बातें आई हैं, पहला ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नए बिल में की गई है, जो नया एक्ट बन चुका है। दूसरा, ऑल इंडिया मार्केटिंग की बात की गई है। दूसरा, ऑल इंडिया मार्केटिंग की बात की गई है।
तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो एक जो बैलेंस्ड अप्रोच होगी, प्याज का उत्पादन मैक्सिमम जो है महाराष्ट्र में ही क्यों हो, अगर हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, मान लीजिए अगर हम 2-3 साल में इस तरह के पदार्थों में जो उठापटक होती है दामों में, उसको कम करना है। देखिए अभी 15 दिन में आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत, जैसे भी सरकार ने कहा है कि स्टॉक लिमिट कर दिया है, उस स्टॉक लिमिट से बहुत कुछ होना नहीं है, वो केवल एक समझ लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है इन पर। तो ये जो स्थिति है, तो हमें उसको प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा और सिंडिकेट के बाहर इसको लाना पड़ेगा। आप देखिए हमेशा महाराष्ट्र में ही ये सिंडिकेट क्यों पकड़ा, कहीं ना कहीं तो उसका इम्प्लीकेशन है। तो अगर हम मान लीजिए जैसे थोड़ा बहुत प्याज का प्रोडक्शन इधर राजस्थान में बढ़ा, थोड़ा इधर मध्य प्रदेश में बढ़ा, तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि बड़े लोग आकर के किसानों को बताते हैं, भैया आप जो है प्याज का प्रोडक्शन करो, यूपी में भी करो, बिहार में भी करो, जिससे और जगह हम बेच सके, बाहर कर सके। तो जब इस तरह से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होगी तो किसी के पास ये पावर नहीं होगी कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग वो होता है जो गैर कानूनी रूप से रखा जाए और जिस पर कोई मूल्य नियंत्रण हो, तब होता है। यहाँ ब्लैक मार्केटिंग नहीं, होर्डिंग है। तो इस होर्डिंग को बड़े करीने से आप देखिए क्या वजह थी कि आप इसके, जब प्याज की सीजन की शुरुआत हुई 2 रुपए किलो में प्याज बिका था, आज क्यों बिक गया? यानी कि प्रोडक्शन में कमी नहीं है, और मैं साफ कह रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से यदि ऑल इंडिया मार्केटिंग होता शुरुआती दौर में, उसका केवल महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में न रह जाता, वहां न रह जाता, तो हम इसके कीमत को नियंत्रित कर सकते थे। फिर अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये तय हो जाता कि किसान को 10 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, इतना तय हो जाता, तो वो बेच देता अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ करता, तो आगे क्राइसिस नहीं आती, ऑल इंडिया लेवल पर इसकी मार्केटिंग होती। अब क्या हो रहा है कि एक मोनोपोली टाइप की सिचुएशन डेवलप, यही हालत आलू की है। आलू आप गौर करिए तो शुरुआती दौर में आलू का क्या रेट रहता है, अभी फिर आलू का सीजन आ रहा है, आप देखिएगा कि जो किसान है उसको 1 रुपया 2 रुपया किलो बमुश्किल मिलता है आलू का दाम। आज क्यों 40 रुपए 50 रुपए किलो में बिक रहा है? कोई ना कोई तो वजह है ना, यानी कि किसान ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, उपभोक्ता भी उसको जितनी आवश्यकता है जैसे खरीद रहा है, यानी कि बाजार में मांग भी है, तो बीच में गया कहां? और इसी को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, शोर मचाने की बजाय सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। ठीक है, आज दाम बढ़े हैं, आप सरकार को जो कहना कहिए, लेकिन जब उस पर एक सुधारवादी रवैया आता है तो आपको उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हितों का ध्यान रखना होगा, तभी अर्थव्यवस्था बेहतर हो पाएगी। अगर बिचौलियों के साथ आप रहेंगे, बिचौलियों प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे जाने अनजाने में, तो अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन नुकसान होगा, और कृषि का इसी वजह से दीर्घकाल से नुकसान होता लगातार चला आ रहा है। तो बड़ी बात साफ तौर पे एम.के. अग्रवाल जी ने कही और बिचौलियों का जिक्र किया, जो एक सिंडिकेट काम करता है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, जिसकी मार हम देख भी रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुबह बोलेगा में हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तरक्की और विकास का पहिया उत्तर प्रदेश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्पों की बदौलत सूबे में विकास कार्य तय समय सीमा में संपन्न हुए। जिलों के समग्र विकास के लिए सभी 18 मंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हर घर नल योजना, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के विकास के साथ कृषि और पर्यटन जैसी विकास परियोजनाओं की प्रगति को जांचा परखा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मंडलीय समीक्षा बैठकों से सूबे के विकास पर नजर रखी और आला अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की। विकास
हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और विकास के माध्यम से ही हम लोग एक व्यापक परिवर्तन आम जनमानस के मन में दे सकते हैं। पर्यटन का विकास, राजस्व में बढ़ोतरी और नए रोजगार अवसरों का सृजन मंडलीय समीक्षा बैठक के मुख्य एजेंडों में शामिल रहा। कम समय में सीएम योगी ने साबित कर दिया कि अगर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया जाए तो किसी भी राज्य की तस्वीर को बदला जा सकता है। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच मध्य प्रदेश से विकास मिश्रा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं विकास मिश्रा अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से बोल रहा हूँ। पेशे से किसान हूँ सर। आज आप प्याज के कीमतों पर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा लगा कि किसानों की समस्याओं पर भी मीडिया गंभीर है। सर, प्याज की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें हम किसानों को कोई बेनिफिट नहीं है। इसका बेनिफिट जाता है सर होल्डर्स को, जो प्याज को स्टॉक करते हैं और स्टॉक करने के बाद उसको मनमानी कीमत पे बेचते हैं। हम तो किसान है सर, हमें तो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो हमारे प्रोडक्शन का सर सिर्फ 3 रुपए किलो ही हमको मिल पाता है, जिस पर हम मेहनत करते हैं बच्चे की तरह अपनी बागवानी पे खून पसीना बहा करके और पौधों की परवरिश करके हम इन फसलों को उत्पादित करते हैं सर। और इसके बाद जब इनसे हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये उम्मीद करते हैं कि 2 पैसे हमें मिलेंगे, तो सर 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो की इनकी कीमतें तय होती हैं। क्या करें सर? सरकार कहती है जहां मंडी में ज्यादा भाव मिले आप वहां लेके अपनी फसल को जाओ। सर, ट्रांसपोर्टेशन इतना भारी पड़ जाता है हम पर कि जो हमारी फसल है उसका उचित मूल्य हमको नहीं मिल पाता उस ट्रांसपोर्टेशन के रेट के कारण। कहाँ लेके जाएंगे सर? नजदीकी मंडी लेके जाओ तो कीमतें हमें वही मिलनी है। मेहनत तो हमारी भरपूर लग रही है। और सर, एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, उत्पादन बढ़ाना अच्छी चीज है, प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन उसके लिए उतने ही रकबे होने चाहिए, उसके लिए उतनी ही पूंजी होनी चाहिए, उतने ही संसाधन होने चाहिए। हर किसान इतना संसाधन पूर्ण इंसान नहीं होता सर। बाल बच्चों समेत हम खेतों पे जाके किसानी करते हैं, खेती करते हैं। हमारे छोटे बच्चे भी वहां पर मेहनत करते हैं। एक फसल के लिए हम एक किसान केवल जाकर वहां काम नहीं करता, हमारा पूरा परिवार जाता है सर। और उस पूरे परिवार के मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें मिलता क्या है? ये 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो। विकास मिश्रा जी, आप क्या चाहते हैं? क्या सरकार से आप जो है अपनी गुजारिश करना चाहते हैं कि उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाया जाए ताकि कि आपको आपकी मेहनत का सही हक मिल सके? शासन से हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है सर कि कम से कम एक दाम फिक्स हो, एक रेट फिक्स हो जो हमें भी मिले। ये 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए ये कोई कीमत नहीं होती सर। आज 60 रुपए किलो मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, 40 रुपए किलो यहाँ अनूपपुर में मार्केट में आलू अवेलेबल है सर। सब्जियों में ये हाल है कि 40 रुपए, किसानों को 40 रुपए नहीं मिलता सर। किसानों को मिलता है उनकी मेहनत आना भी नहीं मिल पाता है। कुल मिला के हम ये कहें कि कभी कभी तो ये हाल होता है कि सड़कों पे फेंकना पड़ जाता है, रखेंगे कहाँ, सड़ रहे हैं। इससे बेहतर है कि इनको डिकम्पोज कर दो। तो ये पोजीशन भी होती है। और अपने उत्पादन को, अपनी मेहनत को जब डिकम्पोज करना होता है तो आंसू आ जाते हैं सर। धान की फसल लगी हुई है, अभी धान की फसलों को अतिवृष्टि हुई, कीड़े लग गए, कितना उन पर
छिड़काव करना, उनको मेंटेन करना, तब कहीं जाकर के वो उत्पादन हो पाता है, उसको हम पहुंचा पाते हैं मंडी तक और उसका हमें भी उचित मूल्य मिले। बस इतनी ही मंशा हमारी होती है, बहुत ज्यादा की इच्छा नहीं है सर, लेकिन इतना तो मिले कि हमारा भी परिवार उचित तरीके से परवरिश उनको मिल जाए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हम उनको दे सके। ठीक है, आपकी बात सारे जी है ना, तो कलेक्टर साहब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो भी चाहते हैं कि हम कलेक्टर ही बनाए, लेकिन हम किसान, हम अपने बच्चों को पढ़ा करके किसान नहीं बनाना चाहते सर, क्योंकि इसमें इतना फायदा नहीं है, मेहनत आती है। ठीक है विकास तो मिश्रा उचित जी, मूल्य मिलना चाहिए सर। जी बेशक मिलना चाहिए। किसान विकास मिश्रा जो मध्य प्रदेश के से इन्हीं ने हमारे सुबह बोले कार्यक्रम में फ़ोन किया था, जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। अब M.K. गरवाल जी, आपने सुना विकास मिश्रा मध्य प्रदेश से किसान ने अभी हमें कॉल किया, अपनी बात रखी, अपना दर्द बयां किया, होल्डर को बताया कि जिनकी वजह से उन्हें तो 1-2 रुपये किलो मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये होल्डर जिसे कह सकते हैं कमाते हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर, जो विकास मिश्रा जी ने एक तस्वीर रखी किसानों को लेकर? यहाँ पर जो बात रखी है सच्चाई के साथ, और मुझे लगता है कि जितनी साफ गोई के साथ उन्होंने बात रखी, और जहां तक का ये है कि यदि ये उम्मीद की जाए कि सरकार इसमें डायरेक्ट कोई उनको बेनिफिट दे सकती है, नहीं दे सकती है। हमें सिस्टम सुधारने की आवश्यकता है। हमें उनको ऐसा नहीं करना है कि बस आप जिंदा रहो, थोड़ा बहुत सब्सिडी दे दिया, उससे कुछ नहीं होना है। मेन समस्या क्या है कि हमें किसानी को लाभदायक करना है। हमें ये कहना है कि किसानी भी उतनी ही लाभ का सौदा है जितना अन्य क्षेत्र हैं, तो उसके लिए और लाभदायक है। आप सोचिए, एक बहुत छोटी सी बात है कि 2 रुपए 3 रुपए किलो में आलू और प्याज बिका शुरुआती दौर में, आज 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। यदि उसी दौर में, प्रारंभिक दौर में ही उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि साहब अगर हमारा आलू है, हम ठीक है आलू अच्छी क्वालिटी का देंगे आपको, जो क्वालिटी आप कर रहे हैं उसी क्वालिटी का देंगे, हमें 10 रुपए किलो आलू चाहिए। आप यकीन मानिए कि 10 रुपए किलो यदि किसान को मिलेगा आलू का, वो इतना अच्छी क्वालिटी का आलू देगा और कभी सरकार से 1 रुपए नहीं मांगेगा। इसी तरह से प्याज का भी है, उसको यदि समय पर शुरुआती दौर में उसको 10 रुपए का डील हो गया, आप समझिए कभी भी मार्केट में 80 रुपए की नौबत ही नहीं आएगी, 25 रुपए से ज्यादा मार्केट नहीं जाएगा। तो आप सोचिए किसको फायदा हुआ? पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। महंगाई बढ़ती तो ऐसा नहीं केवल उपभोक्ता का नुकसान होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को ये दीमक की तरह खा जाता है महंगाई। क्यों? जब महंगाई बढ़ती है और ये आवश्यक पदार्थ है, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, ये आवश्यक पदार्थ है। यदि इनकी महंगाई बढ़ती है और इनका खर्चा कम आमदनी वालों का 20% 25% बढ़ गया, तो डिमांड किसकी घटी? डिमांड घट गई, कपड़ों की डिमांड घट गई, मोटरसाइकिल की डिमांड घट गई, मकान बनाने की डिमांड घट गई। नुकसान तो अर्थव्यवस्था का ही हुआ ना, बेरोजगारी भी बढ़ी। तो फायदा किसी को नहीं हुआ, मैं बता दूं, बिचौलियों को छोड़ करके अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं हुआ। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी अर्थव्यवस्था बिचौलियों के लिए काम नहीं करती है, वो काम करती है केवल राष्ट्र के लिए, उपभोक्ता के लिए और उत्पादक के लिए। वो कभी भी बिचौलियों के लिए काम नहीं करती। तो इसलिए मेरा एक निवेदन रहेगा कि बिचौलियों की चिंता छोड़िए, उत्पादक और उपभोक्ता की चिंता कीजिए, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और किसान भी आपसे कोई भीख नहीं मांगता है। किसान चाहता है कि उसकी उपज का वाजिब दाम उसको समय पर मिल जाए, बस उसको थोड़ी सी एजुकेशन। छोटा किसान है, यदि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आता है, कहता भैया आप इतना आलू मत पैदा करो क्योंकि आलू बहुत हो रहा है, आप कुछ और फसल वो बताता है, वो आप पैदा कर लो, पपीता कर लो, पालक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो किसान को भी एक यहाँ पर आवश्यकता किस चीज की है? जानकारी की आवश्यकता है। और किसान को यदि पक्का पता हो कि हमें 8 रुपए 10 रुपए किलो आलू और प्याज के दाम मिल जाएंगे, आप सोचिए वो कभी सरकार के पास नहीं जाएगा, कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। अभी जैसे विकास मिश्रा जी कह रहे थे, ये भी 2-3 रुपए नहीं, आप इनसे बात कर लीजिए, 8 से 10 रुपए किलो इनको उत्पादन मिल जाए, उत्पादन का कीमत मिल जाए, कभी ये कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, खुशहाल रहेंगे। खेती के साथ साथ उससे जुड़ी और गतिविधियों में लिप्त होकर के अपने परिवार के साथ अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, रूरल इकोनॉमी बढ़ाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाएंगे।
तो बड़ी बात इकबाल जी ने कही कि उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में जिक्र किया, बिचौलियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आरबी शुक्ला लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। आरबी शुक्ला जी अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए सर। ये कह रहे हैं जी बोलिए कि क्यों ना कोल्ड स्टोर जो हैं वो छोटे छोटे कस्बे लेवल पे बनाए जाए, तब आपका ये जो प्याज है, लहसुन है, जो चीजें महंगी हो जाती हैं, कच्ची सब्जियां हैं, इनका स्टोर हो जाए, तब ये व्यवस्था सही हो सकती है। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, स्टोर को बढ़ावा दें, कोल्ड स्टोर को। ठीक है, इस सवाल को भी लूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरबी शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए। छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात आरबी शुक्ला जी कह रहे थे। फिलहाल दिलीप यशवर्धन जी, आपने भी मध्य प्रदेश से किसान जुड़े हुए थे, उनका दर्द सुना, सिस्टम की एक उन्हीं ने तस्वीर बताई। क्या लगता है आपको, किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, खासकर बिचौलियों को लेकर या ये होल्डर को लेकर, ताकि के तस्वीर बदले, जिसके बारे में साफ तौर पे AK अग्रवाल जी भी कह रहे हैं? आरिस जी, एक सच्चाई है, ये सच्चाई बड़ी कड़वी है कि इस देश में सिस्टम की कमी नहीं है, कानूनों की कमी नहीं है। अगर कमी कहीं पर है तो उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की, ईमानदारी से सिस्टम के काम करने की। इस देश में जितने कानून हैं, अगर उन कानूनों को इफेक्टिव तरीके से लागू कर दिया जाए तो ना किसानों को परेशानी होगी, ना कंज्यूमर को परेशानी होगी, ना महंगाई बढ़ेगी, ना लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, ना इस देश की इकोनॉमी खराब होगी और ना किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट आएगा। लेकिन यहां पर कमी यह है कि कानून तो बना दिए जाते हैं, जब कोई सिचुएशन अराइज होती है उस पर कमेटी बना दी जाती है, एक जांच बैठाल दी जाती है, उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक कानून बना दिया जाता है। लेकिन उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन या जो कमिटीज बनती है उनकी रिपोर्ट कितनी ईमानदारी से आती है, ये एक सवालिया निशान हमेशा मैं इस देश के ऊपर खड़ा करता हूं। और कानून जो बने हुए हैं पहले से, वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट हैं। और उस तंत्र को, जो ये जो सरकारी तंत्र है, कंज्यूमर और सरकार के बीच में जो सरकारी तंत्र है, जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोली जाती है इस देश की, जिसको भारतीय संविधान ने भी कहा है ये एग्जीक्यूटिव लेवल है, ये जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, ये अगर अपने काम को ईमानदारी के साथ कर दे, उन कानूनों का, उन पॉलिसीज का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करा दे, तो ये जो मध्य प्रदेश से किसान शिकायत कर रहे थे, ये शिकायत शायद दोबारा किसी कंज्यूमर को, किसी फार्मर को करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये शिकायत एकदम सही है। क्योंकि किसान के खेत से पैदावार जो होती है वो एक बार मार्केट में बेचने जाता है, एक बार उसको जो दाम मिल गए वही उसकी कमाई होती है, और वो प्रोड्यूस बेचना उसकी मजबूरी होती है। क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं, जितना भी अनाज है, वो पेरिसेबल नेचर का होता है, सड़ जाता है। अगर थोड़े दिन उसको मार्केट में नहीं निकालेगा किसान तो वो सड़ जाएगा, उसका 100% नुकसान हो जाएगा। तो किसान अपने 100% नुकसान को सेव करने के लिए अपने प्रोड्यूस को औने पौने दाम पर बेच देता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है और उसकी इतनी फाइनेंशियल वर्थ नहीं होती है कि वो अपने अनाज का स्टॉक कर पाए कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं निकालूंगा। इन्हीं सारी कमजोरियों का, इन्हीं सारी कमियों का फायदा उठाकर के जो बीच के लोग होते हैं वो उनके माल को कम दामों पे खरीद लेते हैं। और ये जो मंडियों का सिस्टम हमारे देश में है, इन मंडियों में पूरा एक सिंडिकेट काम करता है और वो सिंडिकेट यूनियनिमसली काम करता है। अगर सिंडिकेट ने कोई रेट फिक्स कर दिया तो किसी किसान को किसी कीमत पे उस रेट से ज्यादा सामान बेचने की इजाजत नहीं मिलेगी। और किसान के पास ये मजबूरी है कि अगर वो नहीं बेचेगा, पहले तो 5-7 दिन वहां पड़ा रहता था अपनी चीजों को तुलवाने के लिए, उसके बाद अगर उसको रेट नहीं मिले तो वो कहां से ढो करके ला रहा है, वो खर्चा उसको देना होगा। अगर सामान पेरिसेबल नेचर का है, वो सड़ जाएगा, वो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो वो मजबूरी में अपने सामान को औने पौने दाम में बेच करके बिचौलियों को चला जाता है। और वो बिचौलियों का जो नेक्सस है, ये ऐसा नहीं कि सरकारी तंत्र को ये पता नहीं है, सरकारी तंत्र को सारी चीजें पता होती हैं, पता है, बस जरूरत है उन नेक्सस को तोड़ देने की और कानून को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर देने की। ठीक है, अजय दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अजय जी अपनी बात को रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर हम ये कहना चाहते, सरकार कहती है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। सर गरीब आदमी किस चीज से खाना खाए? सब्जी तो खा नहीं सकते सर, और चटनी भी नहीं मशहूर हो रही सर, प्याज इतना महंगा हो गया है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब अजय अपनी बात रख रहे थे साफ तौर पे महंगाई को लेकर। तमाम दर्शक जैसा कि सूबे की तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं,
एम के अग्रवाल जी, जो हम सिंडिकेट की और बिचौलियों की ये बात कर रहे हैं, जो सिस्टम में इतनी मजबूती से हैं कि हमने देखा सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई मजबूती से कदम नहीं उठाया गया, इस सिंडिकेट पर काम नहीं किया गया, और ये सिंडिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है आपको, आखिर ये जो इतना बड़ा सिंडिकेट है या बिचौलियों का जो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट बन चुका है, इसको आखिर क्यों सरकारें ख़त्म नहीं कर पा रही हैं? आप लखनऊ का उठा करके देख लीजिए, कानपुर का उठा के देख लीजिए, वाराणसी का उठा करके देख लीजिए, वहां पर जिस तरह के लोग हैं, मतलब पुलिस से ज्यादा वसूली उस सिंडिकेट की है, और जिस वस्तु को चाहता है उसी हिसाब से उसको मैनेज कर लेता है, क्योंकि मंडियों की जो व्यवस्था की गई उसका दुरुपयोग होने लगा। क्यों? ये मजबूरी हो गई कि उसी मंडी में आके बेचना है। अब अगर जो नए नियम लागू हुए हैं, हालांकि कुछ राज्य सरकारें विरोध कर रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनका विरोध का कारण राजनीतिक भले हो सकता है, लेकिन आर्थिक कारण समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर मान लीजिए ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है और वहां पर अगर थोड़ा बड़ा आदमी करके आता है, उसको भी अपना धंधा चलाना होगा और किसान को भी आगे बढ़ना होगा, तो ये जो विन-विन सिचुएशन है, वो जो छोटे कोल्ड स्टोरेज की अभी कोई श्रोता आपकी बात कर रहे थे, तो वो खुद ही मान लीजिए कि उनको सब्जियों का ही कारोबार करना है। सब्जियों के कारोबार के लिए सोचिए किस प्रकार की मार्केटिंग चाहिए। अगर ऑल इंडिया ले जाना है तो उनको एक इस प्रकार के ट्रक चाहिए, इस प्रकार के वैगन चाहिए जो कोल्ड से जो है पूरी तरह से हो और शीत हो, उनको उसमें ले जाया जा सके, जिसकी की पेरिशेबल जो वो है लाइफ है वो बहुत होती है। तो उसको घटा करके, यानी कि मान लीजिए 3 दिन चलता है, तो कोल्ड स्टोरेज वाली परंपरा पर हम ले जा करके उसको ले जाते हैं, ठंडी बसों में ले जाते हैं या उसको ट्रकों में ले जाते हैं, एयर कंडीशन ट्रकों में। तो वो वहां यहाँ से आप महाराष्ट्र भी ले जा सकते हैं, कर्नाटका भी ले जा सकते हैं, जहां पर ग्रीन वेजिटेबल यहाँ की तरह अवेलेबल नहीं है, जैसे यूपी बिहार में है, मध्य प्रदेश में है। तो इन सब्जियों को वहां ले जा करके सोचिए, एक अग्रवाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, वहां पर 25 रुपए में कर्नाटका में जाकर के बिकेगा, यानी कि किसान को भी फायदा हुआ, जो लेके उसको फायदा, और उपभोक्ता को भी पर मिल पाएगा। इससे लगभग सभी को फायदा होगा। और इस जो कानून अभी आया है, इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, आप देखेंगे बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा भारतीय कृषि में, जो किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी। हाँ, लेकिन एक अग्रवाल जी, इस कानून को लेकर बड़े पैमाने पर कई जगहों के किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, मुखालिफत भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। लगता है कि जो मैंने पहले कहा है, पॉलिटिकल रीजंस उसके पीछे ज्यादा हैं। जैसे पंजाब में हुआ, अब पंजाब में मुझे जिस प्रकार की आंदोलन नजर आया, अगर किसान आंदोलन होता तो उसका नेचर अलग होता, हरियाणा होता तो कुछ और होता। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ आंदोलन? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में भी आंदोलन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं, इसका महाराष्ट्र तक में आंदोलन नहीं हुआ, जो कैश क्रॉप्स के लिए मशहूर है। आप देखिए वहां पर प्याज के कैश क्रॉप्स के हैं, फलों के, सब्जियों के, वहां आंदोलन क्यों नहीं हुआ? वो भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट है। इसी प्रकार से आंध्रा में क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, केरला में क्यों नहीं हुआ? समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं प्रायोजित कार्यक्रम है, और इसके पीछे आप आर्थिक चिंतन कीजिए, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। अगर होता तो पूरे राष्ट्र के किसान, जिस समय पंजाब के 10 किसान आकर एक जले हुए ट्रैक्टर को दोबारा जलाकर चले गए, पूरे राष्ट्र का किसान वहां इकट्ठा हुआ, क्या कभी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक अग्रवाल जी, एक तरफ बिचौलिए खत्म होंगे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी अंडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, फिर ये बड़े बिचौलिए बन जाएंगे, फिर ये किसान का शोषण करेंगे। नहीं, आपको मैं बता दूं, अडानी नहीं आने जा रहे हैं इसमें। 100 करोड़ के कारोबार वाला भी आएगा, 50 करोड़ वाला भी आएगा, 20 करोड़ वाला भी आएगा। वो यहाँ एक एक बीघा वाले किसान से डील करने अडानी नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से, इसमें जो आएगा, जो छोटा व्यापारी है, 10 करोड़ पर बहुत होते हैं किसान के साथ डील करने के लिए। 50 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला आएगा। अगर उसने पहले से कह दिया कि हम आपका आलू 8 रुपए किलो में खरीदते हैं, और अगर मान लीजिए दाम ज्यादा है तो ज्यादा देने को तैयार है, तो किसान को तो लाभ है। और किसान की ना जमीन जा रही है यहाँ पर,
और उसको न बाहर जाके बेचने की चुनौती है, आप घर बैठे उसकी बिक्री हो जा रही है ऑनलाइन, वो भी सबके पास मोबाइल, ऐसा नहीं उसको पता नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि 10 क्विंटल लेकर के 50 किलोमीटर से लखनऊ आके बेचता है, औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर का भाड़ा भी देना है। अगर वापस ले गया वो तो उसका तो भाड़ा भी गया और आलू का दाम भी गया। ये सबसे बड़ी मजबूरी है छोटे किसानों को। यदि उनके घर पर पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दाम हो जाता है तो उनके लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ठीक है जगदीश, मैं आऊंगा आपके पास। जगदीश कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश जी अपनी बात को रखें। हेलो सर, ऐसा है कि ये नया कानून इन्होंने अभी बनाया है, जो अभी आप शास्त्री जी बोल रहे हैं, और ये इनको ये समझिए, जब ये की स्टॉक लिमिट हटा लेंगे और जो चाहे जितना खरीद लेगा तो देश के एक ही दो आदमी सारा सामान खरीद लेंगे, जिससे आज 40 रुपए 30 रुपए अरहर, तो अभी एकदम से प्याज बढ़ गया, अरहर 30 रुपए किलो बढ़ गई, सब बढ़ गया। तो जब ये दो ही हाथों के हाथ में, एक या दो हाथ में आ जाएगा ये सब स्टोरेज करने का माम, और सरकार उस पर रोक खत्म कर दी है, तो पब्लिक अभी जो ये बता रहे हैं कि किसी को असर नहीं हुआ या राजनीति का, ये तो सारी पब्लिक सड़क पे आ जाएगी उस समय। वो तो क्या होगा, तब तो सारा राइट आपने उनको दे दिया है। A.K. अग्रवाल जी जवाब दें अगर आप तक इनका सवाल पहुंचाओ। समझ नहीं पाया, आवाज बहुत क्लियर नहीं थी। क्या पूछ उसी बात को जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे A.K. अग्रवाल जी के 1 से 2 लोगों के हाथ में ये पूरा का पूरा ये सिस्टम चला जाएगा और वो पूरा स्टॉक कर लेंगे चीज़ों को, फिर जो रेट हैं वो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बारे में ये दर्शक बोल रहे थे। देखिए, पहली चीज जो एश्योर हो जाती है डे 1 पर कि किसान को उसकी उपज का एडवांस में ही पता चल जाता है कि क्या कीमत मिलनी है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, जब मान लीजिए मार्केट बैलेंस्ड वे में होगा, उत्तर प्रदेश में भी प्याज का उत्पादन हो रहा है, आपका मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, सब तरफ प्याज का उत्पादन हो रहा है, जहां जितनी आवश्यकता है, तो वो क्यों अनावश्यक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेगा और अनावश्यक इस तरह की होर्डिंग वाली सिचुएशन आएगी। आज है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, एस्मा है, तमाम वो चीजें, उसके बावजूद आप देखिए हर साल कि अब सिचुएशन है, तो उससे मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं बेहतर होगा। और कम से कम वर्तमान स्थिति जो रॉटन सिस्टम है, सड़ी हुई इस समय स्थिति है, हर साल आलू के दाम ये, प्याज के दाम ये, और हर साल अक्टूबर नवंबर में आकर के इसकी चर्चा करते हैं, फिर 2 महीने बाद नई फसल आ जाती, फिर हम भूल जाते हैं। हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम बैगन के दाम को भी देखें कि 1 रुपए किलो, आधा रुपए किलो में क्यों बिक रहा है, खाली आलू प्याज ही क्यों? हर फसल को देखना होगा, हर उपभोक्ता को देखना होगा, तब जाकर के हम एक मैच्योर्ड इकोनॉमी और बेहतर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ पाएंगे। तो बड़ी बात A.K. अग्रवाल जी ने कही कि तब जाके हम एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे जब हम सबको देखेंगे। और आपने समझा आखिर महंगाई की पीछे की बड़ी वजह क्या होती हैं। एक बड़ी वजह सिंडिकेट होती है, एक बहुत बड़ी वजह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। इसको लेकर तमाम दर्शक फ़ोन भी कर रहे थे, अपनी बात भी रख रहे थे। फिलहाल वक्त की कमी है। दिलीप यशवर्धन जी बहुत बहुत शुक्रिया, M.K. अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महंगा निवाला है और लोगों का दिवाला निकल गया है, लेकिन इस बीच ये महंगाई पे जो आम आदमी की पर उसकी मार पड़ रही है, इस पर लगाम कैसे लगेगी, इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, कैसे ये सिंडिकेट खत्म होगा, कैसे बिचौलियों का राज खत्म होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।